हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप दिवाली खूब अच्छे से मनाया होगा आप लोगों ने। आज की वीडियो में हम लोग 20 तारीख से 23 तारीख तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। कारण ये है कि बीच में 21-22 आप जानते हो दिवाली थी। दिवाली के क्वेश्चंस वगैरह अपडेट होते नहीं हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आपको देखो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जो भी पास्ट में क्वेश्चन हुए हैं, कुछ कुछ आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है, कुछ कुछ आता है। लेकिन अब कुछ कुछ के लिए क्या वीडियो बनाना है ना, जैसे 2 क्वेश्चन मिल गए, 4 क्वेश्चन मिल गए, तो उसके लिए वीडियो नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए और घर पर भी थे, तो इसीलिए अब प्रॉपर तरीके से सारा कुछ कवर करा करके आपको आने वाले 1-2 दिनों में जो पिछले क्वेश्चन भी थे वो भी हो जाएंगे। तो कुछ आज में, कुछ कल में, कुछ परसों में हो करके आपका सब कवर हो जाएगा। आप जानते हो एमजेटी एजुकेशन एक भी क्वेश्चन सिंगल आपका छोड़ता नहीं है। तो चलिए इसी विशेष के साथ शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले रिवीजन करिए 18 तारीख वाले करंट अफेयर का, क्योंकि 19 को तो संडे था, उस दिन हम लोगों ने वीकली किया था रिवीजन। तो हम लोगों ने 18 को पढ़ा था, हिंदुस्तान शिपयार्ड को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? इस कंपनी को मणिरत्न का दर्जा मिल गया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है। भारत को अभी 3 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है, एक बार फिर से। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बन गए लियोनेल मेसी। ये कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, अर्जेंटीना के कप्तान हैं ये नेशनल टीम के। और अभी हाल ही में अर्जेंटीना को ही आर्थिक संकट से उबारने के लिए $20 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की है अमेरिका ने। हर्ष संघवी ये उप मुख्यमंत्री बन गए हैं गुजरात के अभी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की प्रजाति अस्तित्व आयोग का अध्यक्ष चुना गया है विवेक मेनन को। और आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है सितंबर 2025 के लिए स्मृति मंधाना ने। इसके अलावा अभिषेक शर्मा पुरुषों वाला जीते हैं। राव बाल सरस्वती देवी, इनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये सिंगर थी और एक्ट्रेस थी। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डेली करंट अफेयर से। अब हम लोग आज क्या रिवीजन करेंगे, लेकिन एक जरूरी बात साथियों, बीच में मैं भी अब अवेलेबल नहीं था, तो बहुत सारे लोगों को इशू हुआ, बहुत सारे लोग अपडेट नहीं हो पाए, बीच में ऑफर की डेडलाइन भी खत्म हो गई थी। एक दिन के लिए और आपको मौका दिया जा रहा है। आप आज के लिए दिवाली धमाका ऑफर का अगर फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं तो उठा लीजिए। इसको आप एमजेटी ऐप पर जा कर के उठा सकते हैं। इसके तहत दिवाली कूपन कोड यूज़ करने पर हमारे जो बैचेज हैं वो आपको 199 में मिलेंगे, और उसमें संकल्प बैच जो 2025 वाला है ये आपको मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा। तो इसको आप एमजेटी ऐप से जा करके ले सकते हो। एमजेटी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा ई बुक पर भी डिस्काउंट आज के लिए खुला जाएगा एक बार फिर से, तो उसका भी आप फायदा उठा पाओगे। ठीक है, चलिए टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिलेगी डिटेल वाली। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 20 अक्टूबर को निम्न में से कौन सा दिवस प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो देखो 5 साल में एक बार वो दिवस मनाया जाता है, नाम है उसका विश्व सांख्यिकी दिवस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। कारण ये है कि विश्व सांख्यिकी दिवस 2010 में जब शुरू हुआ तो ही डिसाइड हो गया था कि इसे 5 साल में एक बार सेलिब्रेट करेंगे। तो 2010 में, फिर 2015 में, फिर 2020 में, और अब की बार 2025 में मनाया जा रहा है। तो चौथी बार अब की बार मनाया जा रहा है, मात्र चौथी बार। ठीक है ना, 2010 से आज तक में। खैर, इसकी थीम है ड्राइविंग चेंजेस विद क्वालिटी स्टैटिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन। देखो 20 अक्टूबर 2010 से इसकी शुरुआत हुई है। ये शुरुआत जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये मात्र चौथी बार ही अभी मनाया जा रहा है, और मैंने आपको बता दिया कि 5 साल में एक बार मनाया जाता है। तो शुरुआत ऐसे क्वेश्चंस के पूछे जाते हैं। ठीक है, थीम भी याद रखना, ड्राइविंग चेंजेस विद क्वालिटी स्टैटिक्स एंड डाटा फॉर एवरीवन। अच्छा, ये तो हुआ विश्व स्टैटिक्स या विश्व सांख्यिकी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों भारत में हम लोग 29 जून को मनाते हैं, क्योंकि 29 जून को जयंती होती है पीसी महालनोबिस जी की। पीसी महालनोबिस जी की। ठीक है ना, तो ये बात भी याद रखना, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी पूछा जाता है। अगला, ये कुछ और प्रमुख दिवस हैं, रिवीजन करना चाहोगे? चलिए करते हैं रिवीजन। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, 5 को विश्व शिक्षक दिवस, 6 को विश्व सेरेबल पाल्सी दिवस, 6 को ही विश्व पर्यायवास दिवस या हैबिटेट डे। इसके अलावा 9 को विश्व डाक दिवस और 10 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 15 को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन,
किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान प्रदान करने की घोषणा की है? अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे कहते हैं, उससे सम्मान की घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप को। तो इनको देंगे इजराइल और मिस्र, ठीक है, इजराइल और इजिप्ट। तो अभी रिसेंटली में इजराइल ने घोषणा की हुई है। अब इजराइल आप जानते हो क्यों घोषणा किया है? इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर में इनके योगदान को देखते हुए इनको ये सम्मानित करने का फैसला लिया है। ये फैसला तब लिया गया जब ये अभी मिस्र के शर्म अल शेख में जा रहे थे। उससे पहले ये इजराइल दौरे पर गए थे। वहाँ पर जाकर इजराइल की संसद में उन्होंने स्पीच दिया था। कुछ चीज़ें देखो यहाँ पर लिखा नहीं रहता है, इससे ध्यान रखना। मैं बोल दे रहा हूँ, इसको अगर नोट डाउन करते हो तो नोट डाउन कर लो। शर्म अल शेख सम्मेलन मैं पहले ही कवर करा चुका हूँ आपको करंट अफेयर में ही। वो सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे थे। उसके बाद उससे पहले ये इजराइल में गए थे द नेसेट में स्पीच देने। द नेसेट क्या है? द नेसेट इजराइल की संसद का नाम है। ध्यान रहे, इजराइल की संसद, इजराइल की मुद्रा, प्रधानमंत्री, राजधानी, ये सब पूछा जा सकता है। तो मुद्रा होती है न्यू शेकेल, वहाँ की संसद को कहते हैं नेसेट या द नेसेट, ठीक है ना। तो द नेसेट में ये स्पीच दे रहे थे। उसके स्पीच के बाद, ऐतिहासिक भाषण के बाद, यहाँ पर घोषणा की गई कि इनको दिया जाएगा वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर, ठीक है। तो ये से सम्मानित किए जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हो ये अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति हैं, है ना। 45वें थे और 47वें इस बार अभी टर्म इनका चल रहा है। इससे पहले मिस्र ने भी ये घोषणा की थी, मतलब ये देने की बात कर दी है, अनाउंस कर दिया है। मिस्र जो है ये अपना जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल, इसको देने की बात कर रहा है, मतलब ये देगा या अनाउंस हो गया या कहें कि मिला, समझ लो। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का है और ये इजराइल का, दो देशों का नागरिक सम्मान जो हाईएस्ट है वो दिया जाएगा। वैसे ऑर्डर ऑफ द नाइल से याद आया, ये तो प्रधानमंत्री मोदी भी पा चुके हैं। जून 2023 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया था। पीएम मोदी को दुनिया भर से 25 से ज़्यादा सम्मान मिल चुके हैं, नागरिक सम्मान, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है किसी भी वर्ल्ड लीडर के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसैन्य अभ्यास इन रोकन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इन रोकन, अब देखो इन रोकन इसको पढ़ो, हम लोग हिंदी भाषी है तो इन रोकन पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? इंडियन नेवी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको डिकोड कर सकते हो, यानी भारतीय नौसेना और कोरियाई नौसेना के बीच ये अभ्यास हो रहा है, पहली बार आयोजित हो रहा है, इसीलिए इसका नाम अभी कोई डिसाइड नहीं किया गया, अभी यही नाम रखा गया। हो सकता है यही कंटिन्यू रहे, हो सकता है कभी कभी बीच में नाम चेंज भी हो जाता है। तो इन रोकन करके हम लोग याद करेंगे इसको। इन रोकन का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है बुसान में। कहाँ पर? बुसान में हो रहा है। बुसान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दक्षिण कोरिया में ही। तो 13 अक्टूबर से ये शुरू हुआ पहला नौसैनिक यानी नेवल एक्सरसाइज। 2 चरण में होगा, 2 स्टेज में होगा। आप जानते हो नेवल एक्सरसाइज अक्सर 2 स्टेज में होता है। एक तो होता है इसका बंदरगाह चरण या हार्बर चरण, और एक होता है सी वाला स्टेज जो समुद्र के अंदर होता है, ठीक है। तो दिवाली धमाका ऑफर का फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना है? जाकर एमजेटी ऐप पर कूपन कोड में लगाना है दिवाली, DIWALI। 84% का आपको डिस्काउंट मिलेगा हमारे वीडियो कोर्सेज पर। कोई भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत आए तो आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है। और ये रही ई बुक की लिस्ट, ई बुक देख सकते हो। इनमें से जो भी लेना हो, चाहे विज्ञान की हो, मूल विधि संविधान की हो, स्टैटिक जीके की हो, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने की ई बुक हो, या फिर कोई भी और भी स्टेट वाइज ई बुक हो, ये सब अवेलेबल है, आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। इस रेट में आज के लिए मिलेगी, और आज के बाद इसका रेट जो है ये 70% से बढ़ जाएगा, क्योंकि 70% के डिस्काउंट पर ये अभी आपको वैल्यू दिख रही है, और सिर्फ आज के लिए है, लास्ट दिन है, ठीक है, आखिरी मौका है एमजेटी ऐप पर। अगला, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा किस महीने में चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाया जाएगा? तो दोस्तों, चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाया जाएगा नवंबर महीने में। नवंबर महीना बोले तो अभी 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक, मतलब अगले महीने शुरू होने जा रहा है डीएलसी अभियान। डीएलसी अभियान क्या है इसको समझिए। डीएलसी अभियान पेंशन भोगियों के लिए है, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए है। कैसे? क्या होता है, कई बार जो पेंशनर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, फिर भी पेंशन आते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जिंदा रहता है लेकिन वहाँ पर मरा मान लिया जाता है और पेंशन रुक जाती है।
तो ये जो पेंशन की इरेगुलरिटी होती है, कभी रुक जाना या कभी आते रहना रेगुलर, इससे बचने के लिए यहाँ डीएलसी अभियान चलाया जा रहा है। डीएलसी अभियान क्या है? बेसिकली आप ऐसा समझो मोटा मोटा, जैसे एग्जांपल के लिए केवाईसी होता है ना आपका अकाउंट का, नो योर कस्टमर। तो जो केवाईसी होता है वो ये देखता है कि आप अकाउंट में अभी एक्टिव है कि नहीं है, जिंदा है, कहाँ है, क्या है। उसके लिए वो समय समय पर आपका केवाईसी कराने को कहता है, केवाईसी अपडेट कर लो। ऐसे ही ये डीएलसी अभियान चलाया जा रहा है कि जिनको जिनको पेंशन मिल रही है एक बार फिर से वेरिफिकेशन करा लें कि जिंदा है कि नहीं, पेंशन ले रहे हैं कि नहीं। नहीं तो आगे आने वाले टाइम पर हो सकता है पेंशन रुक जाए उनकी, या हो सकता है पेंशन ठप्प हो जाए। तो इसलिए डीएलसी अभियान चला करके लोगों को एक बार जो पेंशनर हैं उनको फिर से वो किया जा रहा है, अथेंटिकेट किया जा रहा है। ठीक है, देखिए इस अभियान का उद्देश्य पेंशन भोगियों को आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से जमा करने में मदद करेगा। जीवन प्रमाण पत्र मतलब कि अभी वो जीवित हैं, एक सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट रहेगा, वो डिजिटली जमा कर पाएंगे, मतलब ये बता पाएंगे कि हाँ हम जिंदा हैं भाई। तो इस अभियान का लक्ष्य है कि 2 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार कर लिया जाए। तो ये 1 नवंबर से 30 नवंबर तक अभियान चला करके सरकार पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा ये कर रही है। ठीक है जी, तो आपके घर में भी कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको बताइए, पेंशनर अगर हैं तो, कि डीएलसी करा लें। भारत को कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वर्ल्ड हंगर हेल्थ के वैश्विक भूख सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को अभी 102वां स्थान मिला है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, या कहें वैश्विक भूख से सूचकांक में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कह लो। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102वें स्थान पर भारत है। भारत 123 देशों में 123 देशों में 102वें स्थान पर है। पिछली बार भारत था 105वें स्थान पर। लेकिन पिछली बार इंपॉर्टेंट क्या है जानते हो? ऐसा नहीं है, देखो सुधार तो हुआ है, यहाँ आंकड़ों में 102 पे आ गए हम लोग। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मुझे ये भी पता चली, 105वें स्थान पर जब भारत था पिछली बार, तो पिछली बार 127 देशों में लिस्ट थी, है ना। तो बात तो वही हुई एक प्रकार से, इधर 4 देशों को और आंकड़ा कम लेना शुरू कर दिए तो 3 ही रैंक गिरी। खैर, भुखमरी सूचकांक में अभी भी हम लोग 100 के पार हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप है, ग्लोबल मैप जारी किया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने, 2025 का इंडेक्स इसी के बहाने जारी किया है। इन्होंने कलरफुल इमेज बना करके बताया है कि कहाँ पर क्या सिचुएशन है। जैसे यहाँ पर इंडिया को आप देखोगे, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सब जो हैं ये किस कंडीशन में है भुखमरी सूचकांक में? ये सीरियस कैटेगरी में है। सीरियस मतलब गंभीर श्रेणी में रखा गया है। डार्क ग्रीन है तो लो वहाँ पर है, भुखमरी वहाँ नहीं है। जहाँ पर हल्का ग्रीन है वहाँ मॉडरेट है, और जहाँ पर येलो है वहाँ पर ये सीरियस कंडीशन है। और जहाँ पर देखिए यहाँ ऑरेंज कलर है वो अलार्मिंग सिचुएशन है, 35 से लेकर 49 के स्कोर वाले बीच में जो है। और जहाँ रेड है वो तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ अफ्रीकी देशों में बिल्कुल रेड कलर का है ना। येलो कलर जहाँ पर है वो सीरियस कंडीशन में है। तो ऐसे ही है। तो अब भारत आ रहा है सीरियस कैटेगरी में, यानी गंभीर श्रेणी में। यानी भारत का जो इंडेक्स है मापा गया है वो 20 से 34 के बीच में है, स्कोर जो है 34.9 के बीच में। देखिए कितना स्कोर मिला है, भारत को मिला है 25.8 का स्कोर। ये इंपॉर्टेंट है, स्कोर ये है। और इस स्कोर के आधार पर रैंकों में, देशों में रैंकिंग मिली है 102वीं। ठीक है, तो गंभीर श्रेणी में भारत को रखा गया है, याद रखना। जारी किया है इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ ने, वर्ल्ड हंगर हेल्थ ने। अब देखो पहले लक्ष्य बनाया गया था कि 2030 तक शून्य भुखमरी हो जाए, लेकिन अब ये कह रहे हैं यही रिपोर्ट जारी करने वाले कि ये लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट अभी भी दिख रही है इसका कोई ऐसा सुधार आने वाले 2-4 वर्षों में नहीं दिख रहा है। तो खैर 4 संकेतकों पर आधार पर यह गणना की जाती है कि अल्प पोषण कहाँ पर कितना ज़्यादा है, चाइल्ड स्टंटिंग क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल मृत्यु दर, ये सब देखा जा रहा है। इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। हाल ही में कौन 8000 से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों को चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? 8000 मीटर, यहाँ पर कर लो, मीटर नहीं लिखा गया है। तो 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो चोटियाँ हैं दुनिया में, उनमें से 9 ऐसी चोटियों पर चढ़ने वाले ये व्यक्ति बन गए हैं भरत थम्मिनेनी। भरत थम्मिनेनी ये आंध्र प्रदेश के हैं, कुर्नूल जिले से आते हैं। अभी कुछ महीनों पहले इन्होंने जब 8 चोटियां चढ़ी थी तब भी मैंने बताया था, क्योंकि तब भी इन्हीं के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ये तोड़े हुए हैं। मतलब ये
पहले ऐसे भारतीय हैं जो 9 ऐसी चोटियों पर चढ़ चुके हैं जिनकी ऊंचाई मिनिमम 8000 मीटर से ऊपर है। ठीक है ना। तो ये जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ 9 चोटियाँ कौन कौन सी हैं। तो भरत थम्मेनेनी है, 9 चोटियाँ जो चढ़े हैं। 14 अक्टूबर को 9वीं चोटी माउंट चोओयू पर चढ़े हुए हैं 8188 मीटर की, जिसकी ऊंचाई है। अब ये 9 चोटियाँ कौन कौन सी हैं जिनकी ऊंचाई मिनिमम 9000 से ऊपर है, मिनिमम 8000 से ऊपर है मीटर से। तो माउंट एवरेस्ट तो आप जानते हो 8848 मीटर, ये सबसे ऊंचाई पर है। K2 दूसरा सबसे ऊंची चोटी है 8611 मीटर। फिर कंचनजंगा है 8586। फिर लोहोत्से है, मकालू है, चोओयू है जिस पर अभी चढ़ाई किए हैं। इसके अलावा धौलागिरी है, इसके अलावा मनासलू है, नंगा पर्वत है। ये सब ऐसी चोटियां हैं टोटल 9 जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से ऊपर है। ठीक है। अगला, हाल ही में किस संगीतकार ने अपने प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन के लिए गूगल क्लाउड के साथ हाथ मिलाया? तो सीक्रेट माउंटेन के लिए अभी AR रहमान ने हाथ मिलाया है गूगल क्लाउड से। गूगल क्लाउड आप जानते हो गूगल की एक सब्सिडरी है, वो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्लाउड स्टोरेज वगैरह प्रोवाइड करती है। तो अल्लाह रखा रहमान या कहें AR रहमान ने क्या किया है कि अभी अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट को इन्होंने नाम दिया है प्रोजेक्ट माउंटेन, प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन। प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन के तहत क्या होगा, ये AI पावर्ड मेटा ह्यूमन डिजिटल अवतार इनका बैंड होगा। एक नया बैंड शुरू किए हैं जो AI की मदद से म्यूजिक को कंपोज वगैरह करेगा। आप जानते हो AR रहमान महान संगीतकार, कंपोजर और लिरिसिस्ट वगैरह हैं ये। तो इन्होंने ये एक अब AI को, क्योंकि AI का इनोवेशन आ रहा है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो इसको इंटीग्रेट करके एक नया ऐसा डिजिटल अवतार अपना बैंड बनाया हुआ है। आगे आने वाले दिनों में भारतीय जो रचनाकार हैं, कलाकार हैं, कंपोजर हैं, इनको वैश्विक मंच पर लाना और आसान हो जाएगा और ये और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, ऑस्कर वगैरह और लाएंगे। ये खुद ऑस्कर ला चुके हैं, आप जानते हो। AR रहमान 2 ऑस्कर जीत चुके हैं, ये 2 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, एक गोल्डन ग्लोब जीत चुके हैं, बाटा अवार्ड भी ये जीत चुके हैं। इन्हें मद्रास का मेजॉर्ट भी कहा जाता है, मेजॉर्ट ऑफ मद्रास, ये भी याद रखना। तो AR रहमान प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किए। अगला, अक्टूबर 2025 में किसको हुंडई इंडिया का पहला MD और CEO नियुक्त किया गया? तो पहला भारतीय MD और CEO हुंडई इंडिया के नियुक्त किए गए हैं तरुण गर्ग। तरुण गर्ग अब तक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे और अब ये हुंडई इंडिया के होंगे पहले भारतीय CEO और MD। ठीक है। तो हुंडई इंडिया आपको याद होगा ये अभी पिछले साल IPO अपनी लाई थी, है ना। तो इस IPO में आज तक के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा IPO बनने का रिकॉर्ड बनाया था। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार लिस्ट होती है शेयर मार्केट में तो वो ऑफर करती है पहली बार। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो उसे कहते हैं IPO। तो जो एक साथ सब्सक्राइब होती है, तो आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा भारत में सब्सक्राइब होने वाला या कहें सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप के रूप में लिस्ट होने वाली ये कंपनी बनी थी। खैर 1 जनवरी 2026 से इन्होंने भारत, क्योंकि भारत में कंपनी है भाई, हुंडई इंडिया है, मतलब हुंडई जो कंपनी वो तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, लेकिन उसका जो इंडिया वाला यूनिट है उसके ये MD और CEO बना दिए गए हैं। अब भारतीय को ही नियुक्त कर दिया गया है। तो पहले भारतीय बन गए हैं तरुण गर्ग। किसकी जगह पर आएंगे? उनसू किंग की जगह पर आएंगे। उनसू किंग दिसंबर 2025 में अपना पद छोड़ेंगे, ये और जगह काम देखेंगे। इनको कहा गया है तुम कुछ और देखो, ये मैं देख लेता हूँ। तो तरुण गर्ग को नियुक्त कर दिया गया, इससे पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। अगला, मणिपुर ने किसको हराकर हाल ही में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर जीत गया। मणिपुर ने हराया पश्चिम बंगाल को, एकमात्र गोल लगा, इसलिए 1-0 से जीता है मणिपुर। और इसे देखो राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी भी कहते हैं। तो राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी या कहें सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, इसको जीत लिया मणिपुर ने। तो 30वां इसका संस्करण था, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आयोजित किया गया है। अब मणिपुर जो है, आप सोचो, देखो 30वां ये संस्करण है ना, 30 में से 23 बार अकेले मणिपुर जीता है। 30 में 23 बार, देख रहे हो डोमिनेंस इसका। तो खैर राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी है। आप जानते हो जीजाबाई भोसले जो थी वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माँ थी और उन्हें मराठा साम्राज्य के संस्थापकों में से एक माना जाता है। तो इन्हीं के नाम पर ये ट्रॉफी डेडिकेट की गई है। अगला, हाल ही में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये आयोजित हुआ चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। ये देखिए
इंडिया इंटरनेशनल फेस्टिवल, यहाँ 2023 वाला लग गया इमेज, चलो 2025 इसको कर लो। तो 2025 ये आयोजित किया गया 6 से 9 अक्टूबर 2025 को, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये इसकी थीम थी। 2015 से आयोजित हो रहा है, इस बार 11वां संस्करण था। ठीक है, तो भारत की वैज्ञानिक क्षमता, इनोवेशन भावना, ये सब दिखाने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होता है। क्लियर है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे 2-2 4-4 क्वेश्चन ऐड करते करते बाकी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले दिनों के, वो सब कवर करा दिए जाएंगे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब हम आ चुके हैं, अब आपको कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ये हुआ था कि मंथली करंट अफेयर में एडवांस बना करके गया था। एक्चुअली होता क्या है, इस बार ज़्यादा गैप क्यों हुआ, क्योंकि अक्सर होता था कि जब 1-2 दिन की छुट्टी पर जाते थे तो 1-2 दिन की वीडियो एडवांस में रिकॉर्ड करके जाते थे। इस बार मंथली बाकी था, पेंडिंग था, तो मंथली का 3 पार्ट में अपलोड कर दिया गया था। तो वो आपको समय समय पर आता रहता। ऐसा नहीं था कि चैनल पर वीडियो नहीं आ रहे थे, चैनल पर हर दिन वीडियो आई है, आप देख सकते हो। जब भी छुट्टियाँ थी, पूरा 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, सब दिन आई है वीडियो। तो इसीलिए मेहनत तो पूरा किया जाता है, बस आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सपोर्ट कीजिए एमजेटी एजुकेशन को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑफर का फ़ायदा उठाइए। आज लास्ट दिन है। इसके अलावा मैंने आपसे कल पूछा था कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम नाईक कितनी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने थे? 2 बार बने थे। इसके अलावा यूपीआई की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2016 में की गई थी। आज आपको क्या बताना है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी विवेक मेनन के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इनमें से बताइए। किस राज्य के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिले सबसे अधिक प्रभावित नक्सली जिले हैं? ये भी बताइए, क्योंकि अभी नक्सली को खत्म करने की डेडलाइन दी गई है गृह मंत्री के द्वारा। तो बताइए कौन से ये जिले जो हैं ये किस राज्य में पड़ते हैं जहां पर अभी भी सबसे ज़्यादा नक्सली रहते हैं? तो दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।